नियो अयोध्या के नियॉन लिट आसमान में जीत का जश्न और रोशनी अभी ठीक से फैली भी नहीं थी कि अचानक उस साइबर नगरी के सबसे ऊंचे धर्म टावर के ठीक ऊपर स्पेस टाइम का फैब्रिक एक भयानक कांच टूटने जैसी आवाज के साथ छटकने लगा। और वहां आसमान का नीला रंग एक ऐसी डरावनी और आकारहीन सफेदी में बदलने लगा जो दी ओमनीवर्स के उस कोल्ड मैथमेटिकल वॉइड की याद दिला रही थी जहां से आर्यन अभी अभी वापस लौटा था। कैप्टन अंडर जो अपने डैमेज्ड वानर एक्सोसूट को रिपेयर बे में डालने की तैयारी कर रहे थे, उनके इंटरनल बायो मॉनिटर्स अचानक रेड अलर्ट पर लगातार बीप करने लगे क्योंकि उनके आसपास की ग्रेविटी अचानक फ्लक्चुएट होने लगी थी। कभी वो हवा में तैरने लगते और कभी उनका वेट 1000 गुना बढ़ जाता। आर्यन, अंगद ने अपनी सूट के बचे कुचे थ्रस्टर्स को इग्नाइट करते हुए चिल्लाया, जबकि नियो अयोध्या की सड़कों पर साइबर सिटीजन्स घबराकर भाग रहे थे क्योंकि उनके आसपास की बिल्डिंग्स अचानक ग्लिच होकर पास्ट और फ्यूचर के अलग-अलग वर्जन्स में शिफ्ट हो रही थीं। कभी वो एडवांस स्काईस्क्रैपर्स बन जाती और कभी प्राचीन पत्थर के महल। द साइलेंट एजेंट को फॉर्मेट करने के बाद भी हमारी रियलिटी स्टेबलाइज क्यों नहीं हो रही है? ये रिफ्ट वापस क्यों खुल रही है? आर्यन, जो अपने ध्यान मुद्रा में धर्म टावर की छत पर बैठा सृष्टि के अनहद नाद को सुनने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब सृष्टि के अनंत दुख और बोझ की एक झलक थी। उसने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर घूमते हुए सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे किया, जिसकी रोशनी अब चमकने के बजाय एक वार्निंग पल्स की तरह धड़क रही थी। ये ओमनीवर्स की रिफ्ट नहीं है कैप्टन। आर्यन की आवाज उस केओस के बीच भी अत्यंत शांत और ठहरी हुई थी, पर उसमें एक भयानक आशंका छुपी थी। द साइलेंट आर्किटेक्ट्स और द एपेक्स प्राइम के उस हमले ने हमारे मल्टीवर्स की बाहरी दीवारों को नहीं, बल्कि उस इंटरनल धागे को तोड़ दिया है जिस पर स्पेस, टाइम और कर्म बुना हुआ है। सृष्टि का कपड़ा फट रहा है और अगर हमने इस धागे को वापस नहीं जोड़ा तो अरबों टाइमलाइंस एक दूसरे से टकराकर बिना किसी दुश्मन के हमले के ही राख बन जाएंगी। आर्यन ने आसमान की उस सफेद दरार की तरफ देखा जहां से फिजिकल मैटर धुआं बनकर उड़ रहा था। हमें द कॉस्मिक लूम यानी ब्रह्मांड करघा जाना होगा। वो ऐसी जगह है जहां सृष्टि के थ्रेड्स बुने जाते हैं और जहां द प्राइमोर्डियल वीवर अनंत जुलाहा बैठता है। वही एकमात्र ऐसी एंटिटी है जो रियलिटी के इस फटे हुए कपड़े को पैच कर सकती है। और बिना एक माइक्रोसेकंड गवाए आर्यन ने सुदर्शन मैट्रिक्स को आसमान की उस दरार की तरफ एम करके फायर कर दिया, जिसने उस छटकते हुए स्पेस टाइम के बीच एक टेम्पररी सुनहरी क्वांटम टनल खोल दी। अंगद ने अपनी सूट की पावर को ओवरराइड किया और आर्यन के पीछे उस पोर्टल में डाइव लगा दी, जहां सफर किसी आम टाइम जंप जैसा नहीं था, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अरबों स्पाइडर वेब्स के बीच से गुजर रहे हों, जो प्योर डार्क एनर्जी और स्टारडस्ट से बने थे और जिनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की अरबों घटनाएं इमेजेस की तरह फ्लैश हो रही थी। जब वो इस टनल से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जिसका आकार किसी फिजिकल डायमेंशन जैसा नहीं था, बल्कि वहां अनंत दूरी तक हवा में लटकते हुए विशालकाय ग्लोइंग सुनहरे और नीले धागे तैर रहे थे, जो आपस में क्रॉस होकर अरबों यूनिवर्सेस का निर्माण कर रहे थे। ये ब्रह्मांड करघा था, पर वहां की हालत द एपेक्स काउंसिल के हमले के बाद बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। अरबों सुनहरे धागे काले और सफेद रंग में बदलकर टूट रहे थे और उस पूरे विशालकाय लूम के ठीक सेंटर में एक आकृति बैठी थी जिसके हजारों हाथ थे जो रोशनी की स्पीड से भी तेज चल रहे थे ताकि उन टूटे हुए धागों को वापस जोड़ सके। ये द प्राइमोर्डियल वीवर था, जिसका आकार एक ही वक्त पर एक अत्यंत वृद्ध ऋषि और एक हाइपर एडवांस्ड सेलेस्टियल मशीन जैसा लग रहा था। पर जब आर्यन और अंगद उस वीवर के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वीवर के हजारों हाथों में से आधे हाथ अब नल एनर्जी के काले टेंटिकल्स में बदल चुके थे और उसकी आधी बॉडी द एपेक्स काउंसिल के कोल्ड मैथ से इन्फेक्ट हो चुकी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्रोनो गार्डियन। वीवर की आवाज दो अलग अलग टोन्स में आई, एक अत्यंत करुणामयी और पीड़ा से भरी हुई थी, जबकि दूसरी आवाज द एपेक्स काउंसिल की वही रोबोटिक, कोल्ड और मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी थी जो दिमाग को फ्रीज कर देती है। मेरा अस्तित्व एसिमिलेट हो रहा है, मैं रियलिटी को बुनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे इन्फेक्टेड हाथ इन सुनहरे धागों की जगह ओमनीवर्स के वॉइड थ्रेड्स को सृष्टि में इंसर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा मल्टीवर्स एक एब्सोल्यूट जीरो इक्वेशन में बदलता जा रहा है। मुझे डिस्ट्रॉय कर दो आर्यन, इससे पहले कि मैं दी एपेक्स काउंसिल का नया अवतार बन जाऊं और पूरे मल्टीवर्स 808 अल्फा को अपने ही हाथों से फॉर्मेट कर दूं।
अंगद ने घबराकर अपनी प्लाज्मा गन को एम किया, पर उनके हाथ कांप रहे थे। आर्यन, अगर हमने वीवर को मार दिया तो सृष्टि का कपड़ा कौन बुनेगा? और अगर नहीं मारा तो ये हमारी रियलिटी को दी ओमनीवर्स का एक डेड जोन बना देगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आर्यन का कॉस्मिक आर्मर उस भयानक प्रेशर और पैराडॉक्स के आगे व्हाइट हॉट ग्लो करने लगा। उसकी बायोनिक आंखों में उस वृद्ध ऋषि का दर्द और उस साइबरनेटिक इन्फेक्शन का खतरा दोनों साफ दिख रहे थे। उसने अपने हाथ से सुदर्शन मैट्रिक्स को आगे किया, जो अब एक वेपन नहीं बल्कि सृष्टि के अल्टीमेट ट्रूथ की तरह चमक रहा था। हम ऑप्शंस चूज नहीं करते कैप्टन, हम उन्हें क्रिएट करते हैं। आर्यन ने अपनी सीने में धड़कते हुए भक्ति सीड की ऊर्जा को मैक्सिमम पर रिलीज किया, जिसने पूरे ब्रह्मांड करघा को एक अनकंडीशनल लव और एम्पैथी की वार्म सुनहरी रोशनी से भर दिया। आप सृष्टि के जुलाहा हैं प्रभु, और सृष्टि कभी परफेक्ट इक्वेशन से नहीं बनती। आपके कपड़े में अगर दी एपेक्स का काला धागा जुड़ भी गया है तो उसे तोड़ने के बजाय मैं उसमें धर्म का नया रंग भरूंगा। आर्यन ने आसमान में छलांग लगाई और उसने सुदर्शन मैट्रिक्स को एक अस्त्र की तरह फायर करने के बजाय उस चक्र को एक अनंत कॉस्मिक नीडल यानी सुई में कन्वर्ट कर दिया और खुद उस सुई के ठीक सेंटर में बैठकर अपनी पूरी आत्मा की एनर्जी को एक धागे की तरह उस मैट्रिक्स से बांध दिया। अब आर्यन खुद रियलिटी का थ्रेड बन चुका था और वो रोशनी की स्पीड से वीवर के उन इन्फेक्टेड काले हाथों के बीच से डार्ट करने लगा। हर बार जब सुदर्शन मैट्रिक्स किसी काले नल थ्रेड से गुजरता, आर्यन की आत्मा का अनंत विश्वास और कंपैशन उस कोल्ड मैथ को ओवरराइड करके उसमें जिंदगी की वार्मथ डाल देता। द प्राइमोर्डियल वीवर उस भयानक इन्फेक्शन के डार्क लॉजिक और आर्यन की अनंत श्रद्धा के इस कॉस्मिक क्लैश के बीच बुरी तरह से कांप रहा था, और वहां से निकलने वाली शॉक वेव्स नियो अयोध्या से लेकर प्राइम डायमेंशन के कोर तक महसूस की जा रही थीं। वार्निंग, फॉरेन सब्जेक्टिव डेटा ओवरराइडिंग एब्सोल्यूट लॉजिक। वीवर का इन्फेक्टेड हिस्सा चिल्लाने लगा और उसने अपने हजारों नल टेंटिकल्स को आर्यन की उस छोटी सी रोशनी को क्रश करने के लिए फायर कर दिया। पर आर्यन अब फिजिकल रूल से बाउंड नहीं था, वो साक्षात कर्म का फ्लो बन चुका था, जो बिना किसी डर के उस अंधेरे में सृष्टि को पैच कर रहा था। और इससे पहले कि वो टेंटिकल्स उस मैट्रिक्स को टच कर पाते, आर्यन ने एक आखिरी अल्टीमेट कॉस्मिक स्टिच लगाया, जिसने दी एपेक्स काउंसिल के उस लेफ्ट ओवर मैथ को एक प्रोटेक्टिव फायरवॉल में कन्वर्ट कर दिया और द प्राइमोर्डियल वीवर का अस्तित्व उस डार्क इन्फेक्शन से आज़ाद होकर वापस अपनी प्योर सेलेस्टियल और स्पिरिचुअल फॉर्म में लौट आया। जिसके बाद उसने अपने हजारों सुनहरे हाथों से एक ही माइक्रो सेकेंड में रियलिटी के उस पूरे फटे हुए कपड़े को दोबारा बुन दिया, और अचानक पूरा ब्रह्मांड करघा एक अत्यंत शांत और पवित्र रोशनी में चमक उठा, जबकि नियो अयोध्या का आसमान वापस अपने नियॉन ब्लू रंग में स्टेबलाइज हो गया। आर्यन हवा से जमीन पर आकर गिरा, उसका कॉस्मिक आर्मर कंप्लीटली थक चुका था और सुदर्शन मैट्रिक्स वापस अपनी नॉर्मल डिस्क फॉर्म में आकर उसकी उंगली पर शांत हो गया। वीवर ने अपने अनंत आकार से झुककर उस कलयुगी इंसान को नमन किया। तुमने सिर्फ सृष्टि को नहीं बचाया क्रोनो गार्डियन, तुमने द वीवर्स ऑफ डेस्टिनी को एक नया सत्य सिखाया है कि जहां श्रद्धा है वहां अंधेरा भी रोशनी की ढाल बन सकता है। अंगद दौड़ते हुए आर्यन के पास आए और उन्होंने उस योद्धा को उठाया जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। पर इससे पहले कि वो जश्न मना पाते, उस अनंत ब्रह्मांड करघा के ठीक बाहर से दी ओमनीवर्स की बाउंड्रीज पर एक नया और भी ज्यादा भयानक हॉर्न गूंज उठा, जो दी एपेक्स काउंसिल का नहीं बल्कि किसी और अनजान कॉस्मिक हॉरर का था, जो द प्राइमोर्डियल वीवर के ठीक होने की रोशनी से अट्रैक्ट हो गया था। और आर्यन समझ गया कि क्रोनो गार्डियन का सफर अब अपने सबसे डरावने और अनंत चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है, जहां टाइम और स्पेस दोनों को भुला देना होगा।